कि मध्य प्रदेश में जो तीसरी सीट पर कॉन्टेस्ट हो रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसके लिए नंबर पर्याप्त से भी ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर्स जो थे वो कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद थे मीनाक्षी नटराजन के लिए, उन मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया और बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। बाकी दो तो जिताने के लिए बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है वहां पर। तो अब मतलब तीनों के तीनों वहां से राज्यसभा के कैंडिडेट बीजेपी के जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं रह गया। सो मच सो कि आज के ही दिन अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए कर्नाटका के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो अभी बेंगलुरु पहुंचे भी नहीं होंगे, उससे पहले ही मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। गजब बात हो गई है। और जितनी सतर्कता बढ़ती जा रही थी रिजॉर्ट के बुकिंग को लेकर कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी ने वो रिजॉर्ट बुक कराया था तो उसमें दो लोगों ने पहले से बुक कर लिया था और कांग्रेस पार्टी को ये शक हुआ कि शायद ये विधायक को रीच आउट करने के लिए आ चाहिए थे, तो इस बार पूरा का पूरा रिजॉर्ट बुक कराया गया। तो जितनी सतर्कता वहाँ बढ़ती गई उसका अगर एक दशांश भी नॉमिनेशन फॉर्म, जो कि बहुत बेसिक चीज़ होता है, उस पर अगर ध्यान दिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी को ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। दूसरी चीज़ सौरभ कि इसमें सीधे नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं ने एक तरह से असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था मीनाक्षी नटराजन के कैंडिडेचर के खिलाफ। अन्यथा दिग्विजय सिंह जिस राज्य से नेता आते हों, कमलनाथ जिस राज्य से नेता आते हों और विवेक तनखा जैसे कानून के विशेषज्ञ जिस राज्य से आते हों, वहाँ पर अगर ये समस्या सामने आए कि नॉमिनेशन फॉर्म को प्रॉपर नहीं भरा जाए, उसके चलते नामांकन रद्द हो जाए, तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि उन नेताओं ने छोड़ दिया कि अगर पार्टी के लीडरशिप ने आपके नाम का चयन किया है तो सारी जिम्मेदारी आपकी, आप जानेंगे कैसे आपको हैंडल करना है। और ऐसे में मीनाक्षी नटराजन के इर्द गिर्द जो लोग होंगे शायद वो इस बात को नहीं समझ पाया कि जो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है वो व्यक्ति भी शायद इस बात को नहीं समझ पाया कि ऐसे सारे मामलों की, आपके खिलाफ कोई मामला है, कोई केस है, उन सारी चीज़ों की जानकारी देनी होती है और इसमें कोई छुपाने वाली जैसी बात ही नहीं थी। आपको सिर्फ एक ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा अगर आप नहीं देती हैं तो फिर उसके बाद नामांकन। ये केस भी जो है वो पॉलिटिकल केस है, किसी पॉलिटिकल वर्कर ने उनके ऊपर केस किया हुआ, 2025 का केस है, तेलंगाना में केस हुआ, हैदराबाद के कोर्ट में केस लगा हुआ था। अब ये जानकारी भी आप ना दें, इसकी कितनी संभावना है कि इनके साथ भीतरघात हुआ मीनाक्षी नटराजन के साथ, और ये जानकारी भी कांग्रेस से ही कहीं आई हो? इसमें भी सौरभ लगभग तय मानिए कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही आई होगी, क्योंकि यहाँ तक सोचा ही नहीं जा सकता कि इतनी मामूली चीज़ भी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक सामान्य सा मामला है और वो जानकारी उस नॉमिनेशन फॉर्म में ना हो, ये संभव नहीं। जैसे जब ये 2025 में मामला आया होगा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को इस बात की जानकारी रही। उसके बाद जब वो फॉर्म देख रहे थे, नॉमिनेशन फॉर्म की जब जानकारी मिली होगी तो वहाँ से उन नेताओं को बताया गया होगा कि भाई ये तो फॉर्म इन्होंने इसमें ये डिटेल डाला ही नहीं है, और वहाँ से फिर बीजेपी के पास ये सूचना आई होगी। सीधे सीधे बीजेपी के नेता जाकर उनके नॉमिनेशन फॉर्म को दिखवाएं, देखें या चेक करें और इस तरह की चीज़ें करें, उस पर ऑब्जेक्शन करें, ये संभव नहीं लगता। थाली में परोस के एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस ने बीजेपी को दे दी विशुद्ध रूप से सौरभ, और कम से कम 8 विधायक सरप्लस थे जिताने के लिए, जितने नंबर चाहिए उसके बाद 8 विधायक आपके पास सरप्लस थे। उन 8 विधायकों को का जो आप सरप्लस था उसको आपने ऐसे गंवाया कि नामांकन रद्द हुआ। और बीजेपी के तरफ दूसरी तरफ देखिए सौरभ कि उनके लिहाज से ये तीसरी सीट निकालना आसानी से संभव नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट पॉलिटिकल मूव जिसे कहते हैं कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम आया, प्रदेश यूनिट ने इस बात को कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व हमें इस बात की इजाज़त दे तो हम तीसरा कैंडिडेट भी जिताएंगे। उसके पीछे वजह सौरभ ये थी कि मीनाक्षी नटराजन के कैंडिडेचर को लेकर दिग्विजय सिंह खेमे के विधायक, कमलनाथ खेमे के विधायकों ने जो वहाँ पर असंतोष और नाराज़गी दिखाई, वहीं से मध्य प्रदेश बीजेपी को ये फीडबैक मिल गया कि अगर ये इतने नाराज़ हैं तो इनको बहुत आसानी से अपने पक्ष में क्रॉस वोट कराया जा सकता है। नहीं तो आपकी बात से ये लग रहा है कि जिस दिन बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट दिया, कल ही तो दिया है शायद, कल या परसों, हाँ, जब वो उतारा है तो उससे पहले शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, उसी इन्फॉर्मेशन के बाद उतारा गया है कि अन्यथा बीजेपी इस काम को नहीं करती कि खामखा 2 जीत रहे हैं और अगर तीसरा जीतना संभव ना हो तो क्यों इस बात का एम्बैरेसमेंट कराया जाए, और 2 जीतें काफ़ी है। अब वहाँ से प्रदेश यूनिट ने सौरभ जब इस बात को बोला तो फिर यहाँ पर गंभीरता से मंथन हुआ, फिर वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई, फिर एक कैंडिडेट तय किया गया, दिल्ली बताया गया, उस नाम को उतारा गया। रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है, तो मुझे सच कह रहा हूँ वो अब तक पहुंचे भी नहीं होंगे निश्चित जब ये नॉमिनेशन यहाँ रद्द हो गया। अब कांग्रेस पार्टी इसका ठिकाना किसके सर फोड़े, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके लिए आप प्रदेश यूनिट को बताएंगे जिम्मेदार, कैंडिडेट को मीनाक्षी नटराजन को जिम्मेदार बताएंगे, या दिल्ली में कोई पूछेगा कि भाई किससे गड़बड़ हो गई है? और बेसिक चीज़ और भी ये रहता है कि जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स आ रहे हैं,
प्रॉपर्टी को लेकर सारी चीज़ें दी गई हैं, आपके ऊपर जितने आपराधिक मुकदमे या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं क्या ये दे दी गई हैं, उल्लेख कर दिया गया है। यही 3 चीज़ होता है और वो बार बार बहुत मतलब क्या कहें, फुल ऑफ अटेंशन जिसको कहते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म उस तरह के लोगों से भरवाया जाता है और वहाँ पर आप इस काम को कर दे रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि आपका नामांकन फॉर्म कैसा होना चाहिए। और ये देखिए बीजेपी जहां एक एक सांसद जोड़ रही है कि हमें 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में, वहां आप एक राज्यसभा की सीट दे देते हैं। राज्यसभा की सीट लाना और मुश्किल होता है।